हेलो एवरीवन। क्लास 12th आरबीएससी विषय हिंदी पाठ संख्या 13। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक शर्तें। भीमराव अंबेडकर ने क्या क्या बताया कि सफल प्रजातंत्र के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ा कि प्रत्येक 5वें वर्ष चुनाव हो, विरोधी पक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए और प्रजातंत्र की पूर्ण आवश्यकता। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको कल समझा दिया था। थोड़ा सा यहाँ से देखिए, मैं समझता हूँ कि तीसरी शर्त भी है जो प्रजातंत्रवाद की सफलता की पूर्ण आवश्यकता। ठीक है, यह तीसरी शर्त बताई थी, प्रजातंत्रवाद की सफलता की पूर्ण आवश्यकता। वह यह है कि कानून तथा शासन की दृष्टि से सभी समान होने चाहिए। ठीक है, कानून और शासन की दृष्टि से सभी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यद्यपि ऐसे छुटपुट अवसर गिनाए जा सकते हैं जहाँ कानून की समान दृष्टि नहीं रहती, तो भी मैं नहीं समझता कि इस समय मुझे कानून की दृष्टि में समानता के बारे में कुछ बहुत कहना चाहिए, लेकिन शासन की दृष्टि से समानता की बात महत्वपूर्ण है। आप में से बहुत से लोगों के लिए यह संभव है या तो ऐसी घटनाएं याद कर सकें या ऐसी घटनाओं की आप कल्पना कर सकें जबकि शासनारूढ़ पार्टी अपनी पार्टी के सदस्यों के हित में ही शासन करती प्रतीत हुई। कुछ भी हो, मैं इस प्रकार की कितनी ही घटनाएं याद कर सकता हूँ। आप कल्पना करें कि एक कानून है जो कहता है कि कोई भी आदमी बिना लाइसेंस के किसी विशेष वस्तु का व्यापार नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि कानून इसके लिए एक समान है, इसलिए कोई भी उस कानून पर आपत्ति नहीं उठा सकता। उस कानून विशेष में कहीं कुछ भी पक्षपात नहीं है। लेकिन हम एक कदम आगे जाएं और देखें कि जब कोई आदमी किसी अफसर या मंत्री के पास किसी वस्तु विशेष का व्यापार करने के लिए लाइसेंस मांगने जाता है, मैं नहीं जानता लेकिन लगता है एकदम संभव है कि मिनिस्टर सबसे पहले उसकी टोपी की ओर देखें कि वे किस रंग की टोपी पहने हुए हैं। यदि वह ऐसी टोपी पहने हुए है जो उसे अच्छी लगती है तो उसे निश्चय हो जाता है कि वह उसकी टोपी का आदमी है। अब एक दूसरा आदमी जाता है जो दूसरी तरह की पोशाक पहने या दूसरी पार्टी का है, वह मिनिस्टर पहले आदमी को लाइसेंस दे देता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि प्रजातंत्रवाद की पूर्ण आवश्यकता, जिसमें शासन दल अपने दल के सदस्यों से की बात माने तथा अन्य दलों की बातें न माने, ऐसा करना ठीक नहीं होता। ठीक है, और अक्सर ऐसा होता है कि अपने दल के सदस्यों की बात मान ली जाती है और दूसरे वालों को नहीं, दूसरे को इनकार कर देता है। शासन की दृष्टि में दोनों आदमी लाइसेंस लेने के समान रूप से अधिकारी हैं। किसी सुविधा विशेष का दिया लिया जाना एक छोटी सी बात है, पर इसका प्रभाव संभवतः थोड़े से लोगों पर ही पड़ता है। अब हम एक कदम और आगे बढ़ें और देखें कि अब ऐसा भेदभाव शासन में प्रविष्ट हो जाता है तब क्या होता है। मान लीजिए किसी पार्टी के किसी सदस्य ने कोई अपराध किया, ठीक है, उसके विरुद्ध काफ़ी गवाही है, उस पर मुकदमा चल रहा है। अब उस इलाके में उस पार्टी का मुखिया मजिस्ट्रेट के पास जाता है, ठीक है, और जाकर कहता है कि इस आदमी पर मुकदमा चलाना ठीक नहीं क्योंकि यह पार्टी का आदमी है। या आगे बढ़कर यह भी कहता है यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं इस बात की सूचना मिनिस्टर को दूंगा और यहाँ से आपका तबादला अन्यत्र कहीं और करा दूंगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे सारी शासन व्यवस्था में अव्यवस्था और आपाधापी का साम्राज्य हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई ये बात। किसी समय अमेरिका में यही हाल था। उस समय की शासन पद्धति विकृत पद्धति के नाम से प्रसिद्ध है। जब एक पार्टी शासन रूढ़ होती है तो पहली पार्टी द्वारा नियुक्त सभी कर्मचारियों को उनके पदों से अलग कर देती है
यहाँ तक कि क्लर्कों को, चपरासियों तक को भी निकाल बाहर किया जाता है। उन सब की जगह नई पार्टी के नए आदमी नियुक्त किए जाते हैं। वास्तव में काफ़ी वर्षों तक अमेरिका में कहने सुनने लायक किसी तरह की शासन व्यवस्था नहीं थी। बाद में ये बात स्वयं उनकी समझ में आ गई थी कि प्रजातंत्रवाद के हित में यह ठीक नहीं। उन्होंने इस विकृत पद्धति को फिर बदला। ठीक है, तीसरी शर्त क्या बताई कि प्रजातंत्र की पूर्ण आवश्यकता। अब नेक्स्ट आगे क्या कह रहे हैं कि ताकि शासन व्यवस्था शुद्ध बनी रहे, न्याय संगत रहे, राजनीति से दूर रहे, इसलिए इंग्लैंड के लोगों ने राजनीतिक कार्यालय और सिविल कार्यालय में भेद कर दिया। सिविल कर्मचारी स्थायी रूप से बने रहते हैं। कोई भी पार्टी शासनारूढ़ हो, वे सभी पार्टियों की आज्ञा अनुसार कार्य करने वाले होते हैं। इसके कार्य में कोई मिनिस्टर हस्तक्षेप नहीं करता। जब हमारे देश में ब्रिटेन के लोगों का शासन था तो यहाँ भी यही बात प्रचलित थी। मुझे स्पष्ट रूप से एक अनुभव याद आ रहा है जो मुझे उस समय तब हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैं मेंबर था। तो आप देखेंगे कि लगभग हर वाइसराय के नाम दिल्ली में कोई ना कोई स्ट्रीट या क्लब, ऐसे एक ही वाइसराय या गवर्नर जनरल है जिनके नाम पर कोई स्ट्रीट या कोई दूसरी संस्था नहीं है। और उस गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड लिनलिथगो। उनका प्राइवेट सेक्रेटरी मेरा मित्र था। उस समय पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मेरे पास था। ऐसे बहुत से काम थे जो मेरी ही देख रेख में हो रहे थे। वह आया और धीरे से मुझे कहा, मेरे प्रिय डॉक्टर, क्या आप लॉर्ड लिनलिथगो के नाम पर किसी संस्था का कार्य का नामकरण नहीं करा सकते? उसने कहा, यह बुरी तरह खटकता है कि सभी का नाम है, केवल उसी का नाम नहीं। मैंने कहा, मैं विचार करूँगा। उन दिनों मैं जमुना के ऊपर एक बांध बनवाने पर विचार कर रहा था ताकि गर्मी के मौसम में दिल्ली के लोगों को पानी का कष्ट न हो, क्योंकि गर्मी के दिनों में नदी सूख जाती है। मैंने अपने सेक्रेटरी को, जिसका नाम H.C. प्रायर था और एक यूरोपियन था, कहा, प्रायर महाशय, वाइसराय के सेक्रेटरी ने मुझे ये बात कही है। क्या तुम समझते हो कि इस संबंध में हम कुछ कर सकते हैं? आप क्या समझते हैं कि उसने उत्तर दिया। उसका जवाब था, महोदय, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। आज मुझे लगता है कि किसी का ऐसा उत्तर असंभव प्राय है। ठीक है, मिनिस्टर की इच्छा के प्रतिकूल किसी अफसर का कुछ कहना आज मुझे एकदम असंभव लगता है, लेकिन उन दिनों यह संभव था, क्योंकि ब्रिटेन की तरह हमने भी बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला कर रखा था कि सरकार की शासन व्यवस्था में दखल नहीं देना चाहिए। सरकार का काम है पॉलिसी या नीति तय कर देना। उसका यह काम नहीं कि शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करना। ठीक है, हस्तक्षेप करें या पक्षपात से काम लें, यह बात महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि अब हम उस परंपरा से दूर हटते जा रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि इस मर्यादा का एकदम परित्याग कर दें। ठीक है, देखिए इसमें क्या बताया कि मेरे मत के अनुसार प्रजातंत्रवाद के सफल संचालन के लिए चौथी शर्त आवश्यक है, वह है हम विधान संबंधी नैतिकता का पालन करें। देखिए, विधान संबंधी नैतिकता का पालन सफल प्रजातंत्र के लिए यह चौथी शर्त है कि जनता की अपने देश के संविधान पर पूरी आस्था रहे, देश की शासन सत्ता वंशानुगत नहीं चले तथा राष्ट्रपति का नियमानुसार चुनाव किया जाए। प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार राजा या राष्ट्रपति शासन चलावे तथा सभी दल संविधान का नैतिकता से पालन करें। देखिए, चौथी शर्त क्या बताई भीमराव अंबेडकर ने सफल प्रजातंत्रवाद के लिए कि विधान संबंधी नैतिकता का पालन। ठीक है, कि जनता को अपने देश के संविधान पर पूरी आस्था रहे, देश की शासन सत्ता
वंशानुगत नहीं चले। राष्ट्रपति का नियम अनुसार चुनाव किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार राजा का राष्ट्रपति शासन चलावे तथा सभी दल संविधान का नैतिकता के साथ पालन करें। बहुत से लोगों के मन में विधान के लिए बड़ा उत्साह है। मैं उन लोगों में से हूँ जो वर्तमान विधान को एकदम फेंक देने के लिए तैयार हूँ, कम से कम नए सिरे से इसकी रचना करने के लिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे विधान में कानूनी व्यवस्था तो है, लेकिन जिस चीज़ को हम विधान संबंधी नैतिकता कहते हैं उसका अस्थिपंजर मात्र है। इंग्लैंड में ये बात विधान की मर्यादा कहलाती है और लोगों को खेल के नियमों का पालन करना ही चाहिए। एक दो बातें जो इस समय मुझे याद आ रही हैं मैं आपको बताऊं। आपको याद होगा कि जब 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने बगावत की तो उस समय उनका नेता वाशिंगटन था। यह कहने से कि वाशिंगटन उनका नेता है, अमेरिका जीवन में जो उनका वास्तविक स्थान था हमें स्पष्ट नहीं होता। वाशिंगटन उनका देवता था, वाशिंगटन उनका भगवान था। यदि आप उनका जीवन चरित्र और इतिहास पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि विधान की रचना होने पर वाशिंगटन ही अमेरिका का प्रथम प्रेसिडेंट चुना गया था। जब उसकी अवधि समाप्त हो गई तो क्या हुआ, उसने दूसरी बार प्रेसिडेंट के पद के लिए खड़े होने से इनकार कर दिया। मुझे इससे कुछ भी संदेह नहीं है। यदि वाशिंगटन 10 बार भी प्रेसिडेंट पद के लिए खड़ा हुआ होता तो वह हर बार सर्वसम्मति से निर्विरोध चुना जाता। सर्वसम्मति सबकी सम्मति से, और उनके विरोध में कोई दूसरा खड़ा भी ना होता। लेकिन दूसरी बार उसने खड़ा होने से इनकार कर दिया। जब उसने उसका कारण पूछा गया तो उत्तर था, प्रियवर, आप भूल गए हैं कि हमने इस विधान को इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया है। हमने यह विधान इसलिए बनाया है कि हम कोई वंश परंपरागत राजा नहीं चाहते, हम कोई पैतृक शासन नहीं चाहते, हम कोई अन्य शासन या डिक्टेटर भी नहीं चाहते। यदि इंग्लैंड के राजा की अधीनता त्याग कर आप लोग इस देश में आकर ही मुझको ही प्रतिवर्ष प्रतिकाल विभाग अपना प्रेसिडेंट बनाए रहने लगे, मेरी ही पूजा करने लगे, तो आपके सिद्धांतों का क्या होगा? क्या आप मुझे ही इंग्लैंड के राजा का स्थानापन्न बना देते हैं? तब आप क्या कह सकते हैं कि आपने उसके अधिकार के प्रति विद्रोह किया। उसने कहा, आपका मेरे प्रति जो विश्वास है, जो भक्ति भाव है, उसके कारण आप चाहे मुझ पर दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने के लिए दबाव डालने पर मजबूर हो, लेकिन जब मैंने ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि हमें वंशानुगत शासन नहीं चाहिए, तो मुझे आपकी भक्ति भावना के वशीभूत होकर भी दूसरी बार खड़ा नहीं होना चाहिए। अंत में लोगों ने उन्हें कम से कम एक ही बार और खड़े होने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने मान लिया। लेकिन जब तीसरी बार वे फिर आग्रह करने गए तो उसने धत्ता बता दिया। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दूं। देखिए इसमें चौथी शर्त क्या बताई कि विधान संबंधी नैतिकता का पालन। ठीक है, सफल प्रजातंत्र के लिए चौथी शर्त यह बताई कि शासन सत्ता वंशानुगत नहीं चले। जैसे ये वाशिंगटन के उदाहरण से समझाया कि उसे बार बार जनता ने खड़े होने के लिए कहा, लेकिन वो दोबारा उन्हें ज़बरदस्ती मना लिया गया। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दूँ। आप 8वें एडवर्ड ड्यूक ऑफ विंडसर को जानते हैं, जिनका संपूर्ण चरित्र क्रमशः टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। मैं गोल मेज कॉन्फ्रेंस में गया था। कौन कह रहे हैं? ये भीमराव अंबेडकर बता रहे हैं। उस समय वहाँ बड़ा भारी विवाद चल रहा था। प्रश्न यही था कि क्या राजा को अपनी पसंद की किसी सामान्य स्थिति की औरत से शादी करने का अधिकार है, जबकि वह यह भी नहीं चाहता कि वह औरत रानी मानी जाए, अथवा उसे इतनी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है और इसे ऐसा करने के लिए सिंहासन का त्याग ही करना पड़ेगा। श्री
श्री बाल्डविन बादशाह ने उस औरत से शादी करने का विरोध था। वह किसी तरह राजी नहीं हो सकता था। उसने कहा, यदि तुम मेरा कहना नहीं मानते तो तुम्हें राजगद्दी छोड़ देनी पड़ेगी। हमारा मित्र चर्चिल 8वें एडवर्ड का मित्र था। वह उसे उत्साहित कर रहा था। उस समय मजदूर दल विरोधी दल में था। उनका बहुमत न था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मजदूर दल ने इस बात पर गंभीरता से विचार किया कि क्या यह अच्छा न होगा इसी बात को लेकर श्री बाल्डविन को हराने की कोशिश की जाए, क्योंकि राजा के प्रति वफादार होने के कारण अनुदार दल के बहुत से लोग उनका साथ देने के लिए तैयार हो सकते थे। लेकिन मुझे याद है स्वर्गीय प्रोफेसर लास्की ने हेराल्ड में कई लेख लिखकर मजदूर दल के किसी ऐसे प्रयास की निंदा की। उन्होंने कहा, हमारी यह परंपरागत मर्यादा है कि बादशाह को प्रधानमंत्री की सलाह माननी ही चाहिए। यदि हम इस प्रश्न को खड़ा करके श्री बाल्डविन को हरा देंगे तो ऐसा करना हमारी गलती होगी, क्योंकि ऐसा करने से बादशाह को ही बल मिलेगा। मजदूर दल ने अपनी सलाह मानी और कुछ नहीं किया। यदि आप अंग्रेजों का इतिहास पढ़ें और आपको ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे जब दल विशेष के नेता किसी एक गलत बात को लेकर अपने विपक्षी दल को कमज़ोर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि उनके विधान को नुकसान पहुंचेगा और प्रजातंत्र को हानि होगी। अर्थात अपने प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही राजा का राष्ट्रपति शासन चलाएं। सभी दल संविधान का नैतिकता के साथ पालन करें। ठीक है। यदि आप प्रजातंत्र की सफलता के लिए एक और बात और अत्यंत आवश्यक है, और वह बात यह है कि अल्पमत और बहुमत का अत्याचार न हो। अल्पमत पर बहुमत का अत्याचार न हो। ये बेटा यही मैं आपको यहाँ से कल पढ़ाऊँगी। ठीक है, आज हमने इतना ही पढ़ा। देखिए, सफल प्रजातंत्रवाद के लिए क्या क्या बातें बताई कि प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव व्यवस्था, विरोधी पक्ष की व्यवस्था हो, प्रजातंत्र की पूर्ण आवश्यकता, विधान संबंधी नैतिकता का पालन हो। ठीक है, सफल प्रजातंत्र के लिए यह चौथी शर्त है कि जनता को अपने देश के संविधान पर पूरी आस्था रहे। देश की शासन सत्ता वंशानुगत नहीं होनी चाहिए। नियमानुसार चुनाव किया जाए। प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार राजा या राष्ट्रपति शासन चलावे। सभी दल संविधान या का नैतिकता के साथ पालन करें। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसको अच्छे से पढ़ लेना। कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। डेली की वीडियो आप डेली सुनो, पढ़ो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इससे आगे मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। ओके, थैंक यू बेटा।